Hey maths lovers, how you guys? My name is Palvinder Singh and you are watching me on my channel Maths by Palvinder Singh or short form MBPS. So today we are going to again continue with the discussion of Maths Abhyas series and today's discussion paper will be paper number 53. So without wasting time, let's start with question number 1. So question number 1 is a question of matrices and A is a matrix of order 3 cross 3 and B is also a matrix of order 3 cross 3 because Bij is formed by transforming Aij elements. So number of elements you have here are 9, so same 9 elements I can produce here. So let's just see for B. So just learn something first. So if A is a matrix of A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. And let's forget about 2 raised to power. Instead, we are going to have Bij is some lambda raised to power I minus j Aij. Okay. So B and it says B is getting formed using this operation on 3 cross 3. So what will be B? See, in the first row, you have the indices, right? I minus j. So this will be lambda raised to power 0, A11 only. This will be lambda raised to power minus 1, A12. Lambda raised to power minus 2 A13. This will be lambda raised to power 1 A21. This lambda raised to power 0 A22. This will be lambda raised to power minus 1 A23. I'm just using I minus J here, right? So this will be lambda square A31. This is lambda A32. This is lambda raised to power 0 A33. This is a matrix B. So in matrix B, we want to have the determinant value of this. So determinant value of this will be, you just convert this into determinant and expand this. See the beauty of this expansion. You have A11, this A22, A33 minus lambda into lambda raised to power minus 1. This will balance out and you'll be left with this. And then you have minus lambda raised to power minus 1 A12. And the multiplication is lambda A21, A33 minus lambda square A31 into lambda raised to power minus 1. This will be 1 lambda left out. See, this lambda is going to cancel here. ये lambda कट गए भाई यहाँ पे. तो थर्ड टर्म क्या आ रही है? लैम्डा रेशो माइनस 2 आ रहा है, A13 आ रहा है, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, A21 A32 माइनस लैम्डा स्क्वायर A31 A22 आ रहा है भाई. तो ये लैम्डा स्क्वायर इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड एवरीवेयर. तो अगर आपने देखा है ना, ये आपने याद भी किया हो तो इसकी एक्सपेंशन ही होती थी. तो बड़ी मजेदार सी चीज आ गई. अगर आप बी आई जे लैम्डा की बार आई माइनस जे ए आई जे लिखते हो ना, तो लैम्डा से फर्क ही नहीं पड़ता. जो डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, वो सेम ही होते हैं. एंड दिस थिंग इज वैलिड इवन इन एन क्रॉस एन. सो अगर एक मैट्रिक्स ए है ना, ए आई जे एन क्रॉस एन का, और अगर आप बी लिखते हो बी आई जे एन क्रॉस एन ही, सच दैट अगर बी आई जे लैम्डा की पावर आई माइनस जे ए आई जे लिखा हुआ है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ ए सेम ही होते हैं. रट लो भाई, इसे बहुत काम आती है ये चीज, राइट. पता है क्वेश्चन अभी तक खत्म हो गया होता अगर आपको ये पता होता तो. अब बहुत पीसफुली खत्म कर चुके थे. तो ये फाइनली इसकी कंक्लूजन है ज्ञान जमा करो के लिए. अगर आप चाहते हो कि एन क्रॉस एन के लिए देखा जाए तो ये होमवर्क में आप ट्राई करके देख सकते हो. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए का डिटरमिनेंट जो सा है उसका ऑर्डर और डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है, तो मॉड ए 3 होगा. क्यों? ए 3 क्रॉस 3 का तो था, तो उसके पास में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो उसका ऑर्डर 3 लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 3 होगी. अब ये बोला है बी ट्रांसपोज के इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू. इसका मतलब होगा 1 बाय बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी ही आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से चेंज नहीं आता है. ये बेसिक प्रॉपर्टीज में आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है कि इनवर्स का डिटरमिनेंट का मतलब रेसिप्रोकल में आया था डिटरमिनेंट वैल्यू. दिस विल बी 1 बाय 3. खत्म. क्यों मैंने सीधा 1 बाय 3 क्यों लिख दिया? क्योंकि मॉड बी और मॉड ए इक्वल है, तो अगर मॉड ए 3 है तो मॉड बी भी 3 ही होगा ना, तो 1 बाय 3 आ गया. तो सिंपल क्वेश्चन होता, अगर आपको ये पता है तो बहुत सिंपल हो जाती लाइफ. अगला देखते हैं. ये कहता है कि ना एक पर्सन है जो 20 क्रिकेट मैचेस के लिए प्रेडिक्शंस करता है. प्रेडिक्शन विन में हो सकती है, लॉस में हो सकती है, टाइम में हो सकती है.
तो ये सोचो आपकी करेक्ट प्रेडिक्शन कितने वेज में हो सकती है, एक मैच की करेक्ट प्रेडिक्शन, आपने करेक्ट प्रेडिक्शन कर दी भाई, मैच का आउटकम तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, फिक्स ही थोड़ा बुकी थोड़ा हो। तो आपने मैच का तो पहले से आउटकम डिसाइडेड नहीं है, मतलब जो भी मैच में तीनों में से एक चीज अलग है, तो विन होगा या लॉस होगा या टाई होगा, एक ही आउटकम आ रहा है, और आपकी प्रेडिक्शन उससे मैच कर जाए, तो आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट है, तो वो एक ही वे में हो सकती है ना, जो आउटकम आएगा इसका उससे आपका मैच हो जाए, तो वो एक ही वे में हो सकता है। इनकरेक्ट कितने वेज में हो सकती है, इनकरेक्ट दो वेज में हो सकती है। क्यों भाई, क्योंकि आप तीन तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हो, एक ही सही होती है, दो गलत होती होंगी। अब वो कह रहा है 20 मैच थे जिनमें से 10 की प्रेडिक्शन सही आई है और 10 की गलत आई है, तो 20 में से 10 मैच सेलेक्ट करो जिनकी प्रेडिक्शन सही आई है, तो सही तो एक वे में आई होगी सबकी, वन 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 कितनी बार आ जाएगा, 10 बार, और गलत दो 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 10 बार आएगा ऐसा। तो खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, 20c10 इंटू टू रेस टू पावर 10 होगा, दो कौड़ी का क्वेश्चन है, तो ये हो जाना चाहिए एग्जाम में, शुड बी ए। अगला देखते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन लेने पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन में ना मीनिंग ये है कि इसके जो रूट है, अगर मान लो अल्फा बीटा है, तो फाइंड अ इक्वेशन ये है whose roots are em and hm of अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन कहा हुआ है। अब इनका अरिथमेटिक मीन कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, और इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, टू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा होता है भाई। तो वेयर अल्फा प्लस बीटा -7 है, अल्फा बीटा कितना है भाई, -1 है, तो ए कितना आ गया, -7/2 आ जाएगा ना, और एच कितना आ जाएगा, 2 × -1/-7 आ जाएगा। तो इक्वेशन जनरेट करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एच एक्स चाहिए जिसके रूट ए और एच हो, और प्रोडक्ट ए एच आया, तो भाई अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस -7/2, और ये 2/7 था, प्लस 2/7x, प्लस इनका प्रोडक्ट -7/2 और 2/7 को मल्टीप्लाई करने पे -1 आया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 45/14 आ जाएगा x, और -1, तो 14x² बना भाई, प्लस 45x बना, -14 = 0, मिली ऑप्शन, ये रही भाई, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी तक ना तीनों क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको पेन कर रहा हो, इसमें वर्स्ट सिनारियो में आप एक्सपैंड कर रहे होगे, जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है वो वर्स्ट सिनारियो में आप एक्सपैंड कर रहे होगे। तो तीनों क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल मतलब एग्जाम में कर पाने के लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये वेटेड एएम जीएम का क्वेश्चन है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाता हूँ कि भैया अगर आपको वेटेड एएम नहीं पता है तो अर्थमेटिक मीन वेटेड में कैसे देखा जाता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स x1 x2 होती हैं, x1 x2 टिल xn पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप उनके कुछ वेट असाइन कर देते हो। बेसिकली अगर आपने बचपन में वो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, वो वेटेड ही होता था जब आप क्लास साइज क्लास फ्रीक्वेंसी ये यूज किया करते थे, तो ये उसी फॉर्मूला को ही बस w लिख दिया गया f की जगह पे। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन जब वेटेड लिखा होता है ना, तो उसका मतलब होता है x1 की पावर w1, x2 की पावर w2, xn की पावर wn की पावर 1 बाय w1 प्लस w2 टिल wn है। और ऐसे ही हार्मोनिक मीन जब लिखा जाएगा ना भाई, तो उसका मतलब होगा w1 w2 ये सारे हो गए ऐड यहाँ पे, और नीचे आएगा यहाँ पे w1 बाय x1, w2 बाय x2 टिल wn बाय xn, ये अपने पास है। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक और चीज पता होनी चाहिए हमें पहले प्लीज, अरिथमेटिक मीन वेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वेटेड होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन वेटेड होता है, एंड इक्वालिटी होल्ड्स, दोनों इक्वालिटी एक साथ होल्ड करती हैं अगर होल्ड करेंगे तो, इक्वालिटी होल्ड्स इफ ऑल एक्साइज आर इक्वल, जो एलिमेंट्स दी गई थी वो इक्वल हो। अब देखो क्वेश्चंस के अंदर में ना ये जरूरी नहीं है कि आपको वेट पहले से पता होता है, तो आपको वेट आइडेंटिफाई करना एक आर्ट है जो आनी चाहिए। देखो मैं कैसे करता हूँ,
मुझे इक्वेशन यूज करनी है किसी भी तरह से, और मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली ए एम जी एम लगा दो ना, तो ये आता है ए बी सी की पावर 1/3। लेकिन स्क्वायर कहाँ बना, क्यूब कहाँ बना, स्क्वायर कहाँ बना, ये नहीं बने ना। तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे ये बन जाए। तो हम कैसे सोचते हैं, मैं वेट लगाने सोचता हूँ, लेकिन मैं ए ही बनाऊंगा। यहाँ पे मैं ए बना दूं फिर भी वेट लग रहा हो, कैसे करेंगे? तो मैं एलिमेंट बदल दूंगा, W1 लिखूंगा और यहाँ A/W1 लिख दूंगा, कि जो मेरा X1 है वो A नहीं है, वो A/W1 ले लूंगा। ऐसे W2 लिखूंगा और ये A/W2 हो जाएगा। W3 लिखूंगा और ये A/W3 हो जाएगा। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ये मेरा अरिथमेटिक मीन आ गया। सॉरी, ये क्वांटिटी बी होनी चाहिए और ये क्वांटिटी सी है। माय बैड, ये बी और सी यूज करने थे ना। ये अपना अरिथमेटिक मीन है, और हमने कहा है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखोगे, ये आपका x1 है, ये आपका x2 था, ये आपका x3 था। आपको x1 की पावर W1 करना था, जो वेट आगे लिखा होता है। तो इसका था A/W1 की पावर W1, B/W2 की पावर W2 आया भाई, और C/W3 की पावर W3 आया। अब पता है आप में से कुछ लोगों को पहले दिख भी गया होता, अगर मैंने ये लिख दिया, पहले नहीं हुआ था तो जैसे ये लिखा ना, आपको दिख जाएगा कि आपको W1 क्या लाना होगा, 2, ये 3, ये 2। क्यों, आपको पावर्स ऐसे चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, तो यहाँ A/2 आ जाएगा। तो कई लोग क्या कर रहे होंगे, कई लोग जब आप देखोगे तो वो क्या करेंगे, A/2 दो बार लिख लो। वो क्यों, क्योंकि आपको ए स्क्वायर बनाना है। तो उसका रीजन ये है आपके पास, ये 2 टाइम्स C/2 लिखा। और वेट्स का सम, वेट कितने थे, 2 + 3 + 2 7 है सम। यहाँ कितना आया, A/2 का स्क्वायर, B/3 का क्यूब, C/2 का स्क्वायर की पावर 1/7 आ गई। तो A+B+C/7 की पावर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A² B³ C², 2² 3³ 2² आया। A+B+C कितना है भाई, 3 है। तो 3 की पावर 7/7 की पावर 7 इंटू 2² 3³ 2² बना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू A² B³ C² आ गया। तो A² B³ C² लेस देन इक्वल टू है 2 की पावर 4 बना, 3 की पावर 10 बना, और 7 की पावर 7 बन गया। ये है अपने पास में फाइनल चीज, ये है अपना आंसर, राइट। तो ये समझ आना चाहिए, ये काफी ढंग से ये सब कुछ लिखा हुआ है हमने। भाई इसे याद कर लो, अगर आपने पहले कभी नहीं किया ना ये चीज, तो ये याद कर लो। और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन क्वेश्चन, कि भैया अगर कुछ AM HM को लेके वेटेड में आ जाएगा ना, तो बड़ा मस्त क्वेश्चन बनता है वो, राइट। तो ये याद करके रख लो। ठीक है, इट सेज कि 1,1 और 5,5 किस पॉइंट पे एंगल, ऑप्टियूज एंगल सबटेंड करता है। तो बड़ा आसान काम है, देखो मैं ना सर्कल यूज कर लूंगा। कैसे सर्कल यूज करने का फायदा देखो क्या है, अगर आप यहाँ 1,1 देखते हो और यहाँ 5,5 देखते हो, और इसे डाया लेके चलते हो कि सर्कल का सेंटर हो, अगर ये डाया लेके चलते हो, सर दैट डाया के पास में ना एक मस्त सी चीज होती है कि वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल 90 डिग्री डालता है यहाँ पे। इससे बाहर वाले पॉइंट्स अगर यहाँ कंबाइन करोगे तो ये एक्यूट एंगल बनते हैं। अगर अंदर कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं। तो हमें यही पॉइंट तो चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए जो सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो फॉर पॉइंट टू लाई इनसाइड सर्कल, उसका सर्कल की इक्वेशन में डाला गया P, कोई भी पॉइंट, वो लेस देन 0 देना चाहिए। तो ये कंडीशन बस हमें यूज करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कि हम लोग एक पॉइंट चाहते हैं चेक करना, 7,7 0,5, ये 4 पॉइंट में से कोई पॉइंट आ जाए, और सिंगल चॉइस है, जो पहले आ जाएगा वहां रुक जाना। तो सर्कल की इक्वेशन लिखो डायमेट्रिक फॉर्म में, कैसे आएगा, x-x1 x-x2 प्लस y-y1 टू y-y2। अच्छा, 7,7 तो भैया लाइन पे होगा इनके साथ में, 1,1 5,5 7,7 ये कहाँ लाई करते हैं, y इक्वल टू x लाइन पे। तो तीनों पॉइंट तो कोलिनियर हो जाएंगे, तो एंगल ऑब्ट्यूज तो बनना ही नहीं आ सकता। या आप 7,7 डाल के भी देख लो, देखो 7 - 1 7 - 5,
प्लस 7 - 1 7 - 5। यहाँ पे y वैल्यू 7 डाली है, x वैल्यू 7 डाली है, ये पॉजिटिव आ गया ना, तो सर्कल के बाहर होगा, बात खत्म भाई। तो ये वाला पॉइंट नहीं है। अच्छा, इस वाले पॉइंट के लिए देखो S1, ये 0,5 डाल के देख लो, जैसे यहाँ देखा था ना ये S1, ये किसका आंसर था, S1 7,7 का। तो ढंग से लिख लेते हैं, 0,5 डाल के देखो, इसमें 0 डालो, -1 आया, -5 आया, ये 0 डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है, 0 डाला है, और यहाँ पे 5 डालो, 5 - 1 5 - 5, भाई ये भी पॉजिटिव आ गया, देखो 5 बना ना, तो ये भी अपने काम का नहीं है, तो सेकंड भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। थर्ड देखो 2,4, तो भाई ये 2 - 1 बना, 2 - 5 बना, ये 4 - 1 बना, ये 4 - 5 बना जी। ये कितना है, 1 × -3, ये -3 बन गया है। ये कितना है, +3 × -1, मिल गया भाई, ये -6 आया। हाँ ये रहा पॉइंट, अपने काम का है। अगर ये आ गया तो फोर्थ नहीं होना चाहिए। देखो फोर्थ के लिए क्या आ रहा है, 1 - 1 1 - 5, ये कितना बना, 5 - 1 5 - 5, ये तो 0 हो गया। मतलब ये एंगल 90 डिग्री वाला पॉइंट है, तो ये अपने काम का नहीं था। और वैसे ही चेक नहीं करना चाहिए, जो पहले मिल गया वो आंसर होना चाहिए था आपके पास में, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। अगला स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 40। इसका मतलब WI का सम I = 1 से 35 करने पे बाय 35 40 होता है। इसका मतलब समेशन WI 35 × 40 है, ये 1400 आ गया। और ये कह रहा है कि वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड अगर किया तो ये इंक्रीज करके 1/3 बढ़ जाता है एवरेज वेट। इसका मतलब है अगर मैं I = 1 to 35 WI रखता हूँ और टीचर का वेट कैपिटल W है और ये ऐड कर लेता हूँ, तो कितने लोग हो गए भाई, 36 हो गए ना। तो कह रहा है जो वेटेड एवरेज, पहले आपका एवरेज वेट था 40 था, 40 + 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 121/3 बन गया। तो यहाँ वैल्यू डालो, 1400 प्लस W विल बी 121/3 × 36 आ गया। तो W कितना आ गया भाई, 121 × 12 - 1400, ये कितना आ जाएगा, 52 हो गया भाई, खत्म। ये 1452 आ रहा है -1400, राइट। तो शुड बी डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है दो रोड है OA और OB इंटरसेक्ट एट O। ठीक है भाई, ये दो रोड है और इनके बीच के लिए कुछ कहा नहीं है, कैसा एंगल है सब कुछ। तो ये कह रहा है ये OA मार्क कर लेते हैं, ये OB मार्क कर लेते हैं। ये 300 मीटर्स है और ये 400 मीटर्स है। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि आपको ना यहां से टावर सिचुएट किया बिटवीन द एंगल, कहीं पे टावर सिचुएट किया है इसके बीच के एरिया में, वो बतानी है। सबटेंस एंगल 45 डिग्री एट A एंड B पे 30 डिग्री है, वेयर द रोड आर नियरेस्ट। हाँ भाई ये कहा हुआ है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपने टावर कहीं यहाँ सिचुएट किया होगा, अगर कहीं आपने टावर यहाँ सिचुएट किया होगा, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि रोड इससे नियरेस्ट होनी चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि ये इससे नियरेस्ट होगा, जिस पॉइंट पे आपने टावर को लोकेट किया है वो इससे नियरेस्ट होना चाहिए और इससे नियरेस्ट होना चाहिए, राइट। कुछ ऐसा चल रहा है, राइट। कुछ ऐसा चलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे, और ये 3 डायमेंशन में बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा फ्लैग पोस्ट या टावर है, सर दैट ये एंगल जो बनाता है अपने पास में, ये एंगल जो बन रहा है अपने पास, ये वाला एंगल, ये पॉइंट ए के लिए कितना है, 45 डिग्री होना चाहिए था। और ये जो सा होना चाहिए था, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए था, ये 30 डिग्री गिवन है, राइट। तो आपको ये ए पॉइंट यहाँ है, वो कह रहा है कि फ्लैग को इस तरह से रखना है, ये पोजीशन कहीं भी हो सकती है, तो इस तरह से रखना है सच दैट वो ए पर और बी पे एंगल 90 डिग्री बनाता हो। क्यों, उसने कहा कि भैया रोड के ऊपर में परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ये कहां से पता, क्योंकि रोड्स नियरेस्ट होनी चाहिए उससे, राइट। ये नियरेस्ट के लिए डील करना है, राइट। वो 45 डिग्री और 30 डिग्री ए और बी पे बनाता है, और सच दैट फ्लैग इस तरह लोकेटेड है कि भैया वो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनाता हो इसके ऊपर में। तो अगर मान लो ये 3 डायमेंशन में, प्लीज नोट, ये 3 डायमेंशन में अगर ये h है, ये हाइट h है,
तो इस ट्राइंगल के अंदर में ये 3 डायमेंशन में एंगल 90 डिग्री है, 3 डायमेंशन में ऐसे एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये एच कॉट 30 डिग्री होगा, और ये एच कॉट 45 डिग्री होता हुआ एच ही आया था। तो अपनी फिगर ऐसे बन गई है, इस तरह से है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, ये फ्लैग पोस्ट की यहाँ बेस है, और ये कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो ये √3h है, ये h है, ये 400 है, और ये 300 है, राइट। अब ये कह क्या रहा है आपको, ये कह रहा है कि भैया ये 90 डिग्री है, तो ये कॉमन साइड है ना, ये हाइपोटेन्यूज है दोनों की हाइपोटेन्यूज को कंपेयर कर लो। ये ओ सी मान लेते हैं, ये ए था, ये बी था, तो मैं कहते हैं एच का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू √3h का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो 400 माइनस 300 इंटू 400 प्लस 300, ये 3h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर 2h का स्क्वायर बनता, ये 100 इंटू 700/2 बन गया भाई, इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ गया, 100 बाहर आ जाएगा, √7/2 आ जाना चाहिए, राइट, या 50 √14 आ गया। देखो ऑप्शन देख के ऐसा देख सकता है ना, आपने बेसिकली यहाँ काट दिया तो ये 50 √2 बनता, तो 50 √14 बन गया मीटर्स, ये आंसर होगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है। एंड प्लीज नोट दैट ये ओ ए सी बी आपके ऐसा सोचो स्क्रीन के प्लेन में और एच बाहर आ रहा है, या ओ ए सी बी को आप ग्राउंड मानोगे तो एच ऊपर की तरफ बाहर जा रहा है, राइट। तो आपको फिगर ढंग से विजुलाइज करनी पड़ेगी, बस एक ये काम होता। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कैलकुलेशन तो सिंपल है, सिर्फ आपकी वो विजुलाइजेशन देखना पड़ेगा, या आप इसे देखते कैसे क्वेश्चन को। ओके, एट्थ, अच्छा जब भी x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लिखा होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा होता है, मैं x को 1/t प्रेफर करता हूँ, अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी में x को -1/t ले लेता हूँ। इसे करने से t जीरो जा रहा होगा, t ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों भाई, क्योंकि x नेगेटिव है, तो t को पॉजिटिव होगा तभी तो आगे नेगेटिव लिख के पॉजिटिव होगा। तो इसे क्या करेंगे, लिम ऑफ t टेंडिंग टू जीरो कर लेंगे, पॉजिटिव साइड से जाने वाला x की जगह 1/t -1/t का स्क्वायर किया तो 1/t स्क्वायर आ गया, ये tan ऑफ -t बन गया। रूट के अंदर क्या है भाई, 4/t² प्लस 1/t+1 आ जाएगा, तो ये लिम ऑफ t टेंडिंग टू जीरो बना, और भाई नेगेटिव आ गया बाहर, राइट। ये tan t/t² लिखा था, यहाँ पे नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 + t + t² आएगा, और नीचे √t² से मॉड टी आता, मॉड टी की जगह t लिख देंगे क्योंकि t पॉजिटिव है, ये और ये कट गए। अब देखो भाई पूरा फॉर्मूला ही बना हुआ अपने पास, t के जीरो जाने पे tan t/t 1 जाता, ये t यहाँ पे क्या जा रहा होता, जीरो, ये जीरो जा रहा होता, ये √4 2 जा रहा होता, तो ये हाफ जा रहा होता, बाहर नेगेटिव था, -1/2 आ जाता, राइट, शुड बी सिंपल। तो आंसर विल बी -1/2, तो ज्यादा टाइम लगा ही नहीं इस क्वेश्चन को करने में। रेंज निकालनी है, और ये GIF गिवन है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और -1/3 और 2/3 में एक का गैप है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -1/3 कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 2/3 -1, तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 2/3 निकाल लोगे, और आपने ऐसा कुछ पढ़ के रखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x और i बाहर निकल आता है, इंटीजर बाहर निकल आता है, राइट। तो मुझे दो दो बार ये डील नहीं करना पड़ेगा भाई, ये एक ही क्वांटिटी मानो, या तो आप इसे t मान लो या इसे t मान लो, ठीक है, एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -1/3 को t मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिक क्वांटिटी t+1 होगी। एंड प्लीज नोट ये t जो सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -1/3 जो t है वो इंटीजर है, तो आपके पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स t लिखा है, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 + t लिखा है। प्लीज नोट साइन इनवर्स की डोमेन जो होती है वो -1 से 1 होती है, तो -1 से t 1 में होता, और ये कहेगा माइनस कॉस इनवर्स की डोमेन भी -1 से 1 में होती है, 1 + t 1 में होता,
तो ये कहेगा -2 से t 0 में होता, और ये कहेगा t -1 से 1 में होता, और आपको पता है t इंटीजर होना चाहिए। तो -1 से 1 में इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे t -1 होता, 0 होता, 1 होता। यहाँ पे कोई क्या कहता, t की वैल्यू -2 होनी चाहिए या -1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। प्लीज नोट, हमें क्या करना है, fx के अंदर में जो यहाँ डोमेन रहेगी और जो यहाँ डोमेन रहेगी, इनका इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये भी डिफाइन होना चाहिए उस समय, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो t की वैल्यू इसे भी सेटिस्फाई करती हो, इसे भी सेटिस्फाई करती हो, तो इनकी कॉमन वैल्यूज क्या है। आपने डोमेन के क्वेश्चन किए हैं, तो डोमेन के टाइम पे आपको टी की वैल्यूज या कुछ भी एक्स की वैल्यूज आपको कॉमन वैल्यूज लेनी होती है, हर किसी की इंटरसेक्शन लेना होता है। तो टी की कॉमन वैल्यूज क्या है, -1 है और 0 है। तो बस अब तो खत्म हो गया, अब रेंज निकालनी थी। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स टी माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस टी लिखा हुआ था। तो एक बार टी की वैल्यू -1 डाल दो और एक बार टी की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो टी की वैल्यू -1 डालते हैं तो कितना आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1 माइनस कॉस इनवर्स 0। राइट, टी को -1 डाला ना, यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स टी को 0 डाला और यहाँ पे भी टी को 0 डाल दिया, ये कॉस इनवर्स 1 आ गया। साइन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। तो ये करके कितना आ गया, -π। अच्छा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, कॉस इनवर्स 1 का आंसर क्या होता है, वो भी 0 होता है, तो 0 आ गया। तो आपके पास में सिर्फ यही दो वैल्यूज आई हैं। देखो, t की वैल्यू -1 और 0 दो वैल्यूज आई हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास साइन इनवर्स के और कॉस इनवर्स के जो फाइनली आंसर निकाले आपने, उनको सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू निकाली, वो दो ही वैल्यू आई। तो रेंज के अंदर में सिर्फ ये दो आंसर आते हैं, -π और 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग कि भैया आपने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंडिया देखा है और दोनों ग्रेटेस्ट इंडिया एक दूसरे से लिंक करके दे दिए क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। अभी कह रहा है पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट एट विच मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको बोला गया 6y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर है, इसका dy बाई dx है। अब इक्वल एंगल का मतलब ये होता है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो या तो वो ऐसी होती है लाइन कि ये इनके साथ में 45 डिग्री बनाती है, यहाँ भी 45 आ रहा है, यहाँ भी 45 आ रहा है, इस तरह की लाइन हो, तो यहाँ पे 135 डिग्री बनाती हो, तो इसका स्लोप कितना आया था, -1 आया था। यह लाइन फिर इस तरह की होती हो, ऐसी जाती हुई कि यहाँ पे भी 1 यूनिट के लिए आ रहा है। इक्वल एंगल तो अभी बन रहा है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 45 अब, लेकिन ये स्लोप 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप या तो 1 होना चाहिए, स्लोप -1 होना चाहिए। राइट, तो अब देखो इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं। टेंजेंट का स्लोप लिखना है, dy बाई dx किया तो 12x² माइनस 6x आ गया। तो भाई dy बाई dx कितना आया, 2x² माइनस x आ गया। राइट, 2x² माइनस x आया। तो एक बार 2x² माइनस x को एक बार 1 रख दो और एक बार 2x² माइनस x को एक बार -1 रख दो। तो यहाँ क्या बनेगा, 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच शुड गिव यू x -1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो भाई x 1 होगा या x की वैल्यू -½ होगी। यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। और भाई अच्छी लाइफ है, इसका तो d<0 है, तो नो रियल रूट्स कहना कर। अब इसमें दो आंसर आ रहे हैं, तो एक मिनट वाई वैल्यू निकाल लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के लिए देखना है। तो इस कर्व पे कोई भी कर्व जा रहा होगा, कुछ भी रैंडमली कुछ भी कर्व बन रहा होगा, आपको उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन नहीं देखनी है, उसका स्लोप देखना है कि स्लोप 1 आ जाए। तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जहां पे ऐसा हुआ। तो x की वैल्यू 1 डालने पे कर्व पे पॉइंट क्या आता है, 6y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अब 1,1/6 तो है ही नहीं कोऑर्डिनेट्स में, तो ये नहीं होगा। तो फिर -½ वाला ही होगा, सीधा मार्क कर लो -½ वाला ही। नहीं तो आप चेक करना चाहते हो तो मैं वही निकाल देता हूँ, 4 टाइम्स -½ का क्यूब माइनस 3 टाइम्स -½ का स्क्वायर। अच्छा, -½ को लेके दो y कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तब दिक्कत होती। यहाँ पे कितना आया, -½ का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ 4 इंटू ये -2 आ जाएगा, 4 इंटू -½ एक बच जाएगा ना, -3, तो -5/4 आया 6y। तो y कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही, -5/24 आ रहा है। खत्म हो गया। तो -½ पे -5/24 पॉइंट आ रहा है, तो हाँ भाई अपने पास में वो पॉइंट आ गया है। मैंने पहले ही लिख दिया था क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -½ वाला कोई और है नहीं। राइट, इंडिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपने सोच लिया होगा, पहले स्टेप में सोच लेते हैं, आप रैशनलाइज करने वाले हो।
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स आया, और नीचे क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बना देगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये और ये कट गए, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स आया, प्लस डी एक्स का इंटीग्रल, राइट। अब अगर आपको ये पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल याद कर लो, एक्स बाय टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अभी याद करने का तरीका, यहाँ प्लस ए स्क्वायर आता है तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर आता है बाय टू, और लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, प्लस ऑब्वियसली आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। अच्छा मैं पता है साथ में आपके लिए ये लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स वाला फॉर्मूला, सब कुछ सेम चलती है लाइफ, बस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रहता है, यह रहता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स बाय टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉन ऑफ वन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, प्लस इसके कारण एक्स आता प्लस सी, ये अपना एफ एक्स है, ये अपना एफ एक्स लिखा हुआ और सी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो देखो उसने बेसिकली एफ एक्स के लिए, अब ये पूरा एफ एक्स नहीं ले रहा है, वो इसको लेना चाहता है। देखो वो ध्यान देने वाली चीज है कि एफ ऑफ जीरो जीरो बनना चाहिए, हाँ बन रहा है क्या इसके अंदर, हाँ, नहीं तो आप एक्स माइनस वन करके यहाँ सी माइनस वन लिख के भी तो सी माइनस वन को सी डैश कह सकते थे। तो ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है। एफ ऑफ वन पूछा है, एफ ऑफ वन क्या होगा, वन बाय टू रूट टू प्लस हाफ ऑफ लॉन ऑफ वन प्लस रूट टू प्लस यहाँ पे वन, राइट। सॉरी ये x, माई बैड, यहाँ पे x लिखा है भाई, ये x लिखा है x डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा, तो ये हाफ बन जाएगा, x की जगह वन डालोगे तो, प्लीज नोट यहाँ प्लस x लिखा था, तो इसे थोड़ा क्लियर नीटली लिख लेते हैं, तो ये रब कर लेते हैं, ये x डी एक्स था, तो x इंटू डी एक्स था, राइट, ये ब्रेक किया था ना आपने, राइट। तो ये वन बाय रूट टू दिखा, अच्छा इसने ना इकट्ठा करके लिख दिया है। मैं ये जल्दी से ऑब्जर्व इसलिए कर पाया था अपनी गलती को, कि मेरी ऑप्शन मैच नहीं कर रही थी, अगर वो ऑप्शन मैच कर जाती है ना तो पेन होता, मतलब जल्दबाजी में वो मार्क कर जाते, राइट। सो दिस विल बी आंसर डी, फाइन, दिस विल बी आंसर डी। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके है, तो ये कह रहा है कि भाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज वाई, ये टू बार निकाल लेते हैं भाई, लॉन ऑफ वाई बाई एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये डी वाई बाई डी एक्स इज टू टाइम्स वाई बाई एक्स, लॉन ऑफ वाई बाई एक्स है, ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल में दिख रहा है, शायद एग्जैक्ट में भी बन जाता हो, लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल अगर दिख गया तो सीधा बना लो, y को टू एक्स टी एक्स ले लो, ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाता है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, मैंने याद करके रखा हुआ है, अगर आपने याद नहीं किया तो इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहले t को एज इट इज रख लो, x को डिफरेंशिएट करो, यहाँ t इंटू वन आ जाएगा, फिर x को एज इट इज रखो, t को डिफरेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स होता है। मैं तो इसे सीधा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैंने याद किया हुआ है, टू टी इंटू लॉन टी, तो dt के पास क्या आ गया भाई नीचे, t टाइम्स टू लॉन टी माइनस वन विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ये आ जाएगा अपने पास, और इंटीग्रेशन करनी है इसकी। अब क्या करेंगे, टू लॉन टी माइनस वन को u मान लेता हूं, तो ये टू बाई यू, सॉरी टू बाई टी, करेक्ट कर लेते हैं, ये टू बाई टी डी टी बना इक्वल टू डी यू आ गया, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, डी टी बाई टी चाहिए था, तो डी यू बाई टू आ जाएगा, तो ये हाफ बना, और यहाँ पे u बन गया, राइट, और ये dx बाई एक्स का इंटीग्रल था, तो ये कितना बना भाई, लॉन u इक्वल टू टू लॉन एक्स, राइट, और मैं यहाँ पे ना c की जगह लॉन c लिख लेता हूँ, तो u विल बी सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में, u इज सी एक्स स्क्वायर। अब u अपने पास क्या था भाई, u था टू लॉन टी माइनस वन, तो टू लॉन टी माइनस वन इज सी एक्स स्क्वायर, राइट। अब फिर t को क्या लिखना है, y बाय एक्स, तो टू टाइम्स लॉन ऑफ y बाय एक्स
इज 1 + cx²। तो एक काम करते हैं, 2 को नीचे उतार लेते हैं, ये उठा के यहाँ रख लेते हैं, खत्म हो गया भाई। y/x विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर क्या, 1 + cx²/2 आया, राइट। तो अपने ऑप्शन मिली क्या, तो y इक्वल टू एक्स टाइम्स ई रेज टू पावर हाफ प्लस c/2x² है। एक ही बात है, c/2 लिखा है, इन्होंने c लिखा है। एक काम करो, मैं पहले c' ले लेता हूँ, ये सारा c' है, ये सारा c' है पहले, ये c' है, और मेरा c'/2 जोन सा है, इनका c हो जाएगा, खत्म। तो आप आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ खेल सकते हो बिल्कुल, फाइन। तो मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस आपको ये ऑब्जर्व करना था, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो जब भी आपको y/x या x/y की सारी टर्म्स दिख जाती है ना, y को tx या x को ty डाल के हमेशा काम कर सकते हो। p इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, तो ये प्लेन है जिसमें 3,1,7 की इमेज ली गई है, ये इमेज है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P, तो मान लो ये HKL है, ठीक है। मैंने ये काम ना 2 डायमेंशन में दिखाया, तो मैं 3 डायमेंशन में भी उसी रिजल्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ इमेज वाले को। अगर वहां लाइन गिवन होती थी 2 डायमेंशन में, या प्लेन गिवन है 3 डायमेंशन में, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 आपका प्लेन है, और आपके पास भाई साहब एक पॉइंट है x1 y1 z1, और आपके पास या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है या इमेज निकालनी है। तो अगर आप पिछले पेपर देखोगे तो उसके अंदर मैंने लाइन के लिए किया था, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट या तो इमेज है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मैंने HKL बोला हुआ है, तो रिजल्ट लिख देते हैं, h-x1/a k-y1/b। अब तीसरे डायमेंशन जानी शुरू होती है, तो l-z1/c इज माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर a² प्लस b² प्लस c² है। अगर HKL इमेज है तो म्यू को 2 लेना, अगर HKL फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो म्यू 1 लेना, राइट। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ये अच्छी चीज है, याद करके रख लो, बड़ी प्यारी सी चीज है। तो ये ज्ञान जमा करो मैं भाई, तो रट लो इसे, राइट। अब इसी चीज को मैं यहां अप्लाई करता हूं, ये x-y+z-3 = 0 प्लेन है जिसमें मुझे इमेज लेनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा, h-3 k-1 l-7 बाय, ये 1 था, ये -1 था, देखो ना इसके कोफिशिएंट लिखने हैं ऑर्डर में, ये 1 था, इक्वल टू -2 टाइम्स लिखो क्योंकि इमेज लानी है। पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में डाल दो, ये पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में डाला होता है, तो 3 -1 प्लस 7 -3 ओवर 1² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1² आया, राइट। ये कितना बना भाई, 3 और ये कट गए, ये 6 बना, नीचे 3 था 2 बना, और ये ओवरऑल -4 आ जाएगा पूरा। तो h कितना आया, -1 आया, k कितना आया, 3 आया, सॉरी k 5 आया, ये 4 बनेगा +1, l कितना आया भाई अपने पास, -4 प्लस 7, ये 3 बना। तो अपने पास HKL आ गया, राइट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं भाई अपने पास में। तो कोऑर्डिनेट्स का क्या करना है हमें, ये किसके कोऑर्डिनेट आए हैं, पॉइंट P के, -1 5 और 3। अभी कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू दिस और पैरेलल टू दिस। तो अगर एक प्लेन की पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी होती है ना, तो मैंने पहले भी जैसे बताया, इसके पैरेलल लिखनी है, तो भाई ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो नॉर्मल के कंपोनेंट होते हैं, तो अगर प्लेन पैरेलल है तो ये चीज नहीं बदलेगी, प्लस 3z इक्वल टू k आ जाएगा बस। मतलब k यहाँ यूज कर लिया, तो आप लैम्डा लिख लो, यहाँ पे कोई लैम्डा लिखा हुआ है, ठीक है। ये लैम्डा निकालना है, इसके पैरेलल प्लेन, ये चाहिए। तो अब क्या है, लैम्डा निकालना, लैम्डा कैसे निकालेंगे भाई, ये वाले प्लेन को इस पॉइंट से पास भी तो करना है, तो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, इससे सेटिस्फाई करवा लो,
तो ये कितना बनेगा -1 -10 प्लस यहाँ कितना आया 9 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया भाई -2 आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है भाई x - 2y प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। x - 2y प्लस 3z इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, ये रहा भाई। ये तो इक्वल टू 2 लिखा है ना, हमें तो इक्वल टू -2 चाहिए था। ये रहा डी आंसर आएगा। राइट, डन। चलो अगला देखते हैं। अ पर्सन गोज टू ऑफिस ईदर बाय कार स्कूटर बस। टिपिकल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर में बेस थ्योरम जैसी चीजें लग रही होती हैं। वैसे कह देते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके ऑप्शंस हैं, ये सब कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑफिस लेट, नहीं जाना चाहिए भाई ऑफिस लेट, लेकिन वो जा रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है ऑफिस लेट होने की। इफ ही रीचेस ऑफिस इन टाइम, देखो ध्यान से क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हैं। उसने लेट जाने की प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं और वो कह रहा है कि टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, उसको यूज करना पड़ेगा। देखो ये स्टार्ट करते हैं। अब घर से निकलते हुए पहली चीज क्या डिसाइड करनी होती है, मॉड। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है। तो आप कार से जा सकते हो, आप भाई स्कूटर से जा सकते हो, और आप बस से जा सकते हो। वो कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं कार से जाऊंगा, 2/7 है, ये 3/7 है, ये 2/7 है। यही तीन चॉइसेस ही लेके चल रहा है। वो कह रहा है कि ये बंदा रीचेस ऑन टाइम, ऑफिस टाइम पे पहुंच गया। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि भैया अगर आप कार लेके जाते हो और टाइम पे ऑफिस पहुंच जाते हो, कार लेके जाने पे लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 2/9 थी, तो टाइम से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/9। राइट। अगर आप स्कूटर लेके जाते हो, लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, तो टाइम से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/9। इसी तरह से यहाँ पे लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बाय बस 4/9 है, टाइम से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑन टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी इस पाथ का सम, इस पाथ का सम और इस पाथ का सम आता है। राइट। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, ट्री ट्री डायग्राम में जो भी पाथ होते हैं ना, अगर आपने किया हुआ है ट्री बना के पहले, तो पाथ हमेशा ऐड होते हैं और पाथ के लिंक हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ही रीचेस ऑन टाइम 2/7 इंटू 7/9 है, 3/7 इंटू 8/9 है, 2/7 इंटू 5/9 है। लेकिन वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन ने बोला है इफ ही रीचेस ऑन टाइम, ये निकालना प्रोबेबिलिटी कार वॉज टेकन एज mod given that he reaches on time। ये बेस थ्योरम है भाई। वो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान होता है बेस थ्योरम में ऐसे निकालना। तो इस पाथ की प्रोबेबिलिटी निकालो, कार वाली प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, तो 2/7 इंटू 7/9 इस पाथ की प्रोबेबिलिटी लिखो, बाय सम ऑफ ऑल द पाथ कर दो। तो बस इतना ही करना होता है। और यहाँ पे 2/7 इंटू 5/9 है। तो हमने क्या किया है, अगर मान लो हमें कार के लिए चाहिए था कि उसने कार यूज की होती और वो टाइम से पहुंच रहा था, गिवन है, गिवन दैट ही रीचेस ऑन टाइम, और उसने कार यूज की होती, आप ऐसा थोड़ा लिखोगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार विल बी टेकन एज मॉड गिवन दैट ही रीचेस ऑन टाइम। राइट। तो कार तो पास्ट टेंस में है ना, तो ये पास्ट टेंस की प्रोबेबिलिटीज को हमेशा बेस टर्म से डील करते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये 2 इंटू 7 बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा, ये 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5, विच विल बी व्हाट 7 आ गया, 2 कट रहे हो नीचे, 7 प्लस 12 प्लस 5, तो 7/24 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। शुड बी 7/24। अब ऐसा गिवन नहीं है, क्यों, अच्छा उसने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी के आई, तो के 7/24 है। क्वेश्चन तो 24k+7 है, तो 24 इंटू 7/24 प्लस 7, तो भाई 14 आ गया अपने पास में, ये रहा 14। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मतलब कि जो भी वन चॉइस और मोर देन वन चॉइस में भी करेक्ट, उनमें भी एडवांस में भी क्वेश्चन चाहता क्या वो देखना जरूरी होता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के नहीं रखना है, आपको 24k+7 निकाल के देना है एज आंसर। राइट। तो ठीक क्वेश्चन है, नॉट टू डिफिकल्ट, कैन बी डन इन द क्वेश्चन प्रोवाइडेड आपने इस तरह के बेस थ्योरम वगैरह वाली चीजें की हैं।
सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करना है, तो x प्लस कॉस अल्फा वाई इक्वल टू 1 है और कॉस अल्फा x प्लस 4y इक्वल टू 2 है। तो इन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो सीधा। तो क्या करो, यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में कॉस अल्फा एक्स लिखा है, इसे कॉस अल्फा से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा कॉस पर अल्फा माइनस 4y विल बी कॉस अल्फा माइनस 2। अब कॉस अल्फा माइनस 2 जीरो नहीं हो सकता, कॉस अल्फा 2 नहीं हो सकता, तो कट जाएंगे, ये 2 प्लस कॉस अल्फा आ गया, राइट। ऐसे ही x निकालोगे तो x के लिए क्या करो, 1 माइनस वाई कॉस अल्फा है, तो वैल्यू उठा के डाल दो भाई, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 प्लस 2 कॉस अल्फा है। तो x कितना है, x आया अपने पास में, वी हैव 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, सॉरी ये 2 प्लस कॉस अल्फा है, सॉरी। तो ये कितना आ गया, 2 बाय 2 प्लस कॉस अल्फा आ गया, ये अपने पास x आ गया भाई। तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया है। अब कह रहा है x 2 बाई 2 प्लस c लिख लेता हूँ कॉस अल्फा की जगह, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बाई 5 होना चाहिए, एंड 1 बाय 2 प्लस सी लेस देन इक्वल टू हाफ भी होना चाहिए, जो y वैल्यू है। तो मैंने c cos अल्फा है, बार बार cos अल्फा नहीं लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, 2 प्लस सी पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या? एक्सक्यूज मी, 2 प्लस सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्यों? सी की मिनी औकात -1 हो सकती है, तो ये नेगेटिव तो कभी हो नहीं पाएगा, तो इसे इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 2c आ जाएगा, तो c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गई, हाफ। यहाँ से क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस c आ गया, तो c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 से cos अल्फा को हाफ में होना चाहिए, ये अपनी रिक्वायरमेंट आई है, 0 से हाफ में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ना एक्यूट एंगल्स में बात कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 में बात कर रहा है। तो ये रहा cos का ग्राफ, ये पाई बाय 2 है जहां पे वो 0 होता, राइट। और ये हाफ कहां पे होता, पाई बाय 3 देने पे हाफ आता। तो वो कह रहा है 0 से हाफ में चाहिए, ये आंसर चाहिए आपको, राइट। 0 से हाफ का मतलब क्या होगा, आप एंगल जो सा है पाई बाय 3 से पाई बाय 2 ही दे सकते हो, अल्फा। अल्फा पाई बाय 3 से पाई बाय 2 ही हो सकता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस ये इवेंचुअली है कि आपने एक्स और वाई निकाल लिए थे, और एक्स और वाई निकालने के बाद में आपने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5, वाई लेस देन इक्वल टू हाफ किया है, और कॉस अल्फा की रेंज निकल आई। फिर कॉस अल्फा की रेंज ये लाने के लिए आपने अल्फा डिसाइड किया क्या होगा, बस। और मैं आगे नहीं गया क्योंकि चार ऑप्शन 0 से पाई बाय 2 ही डील कर रही है भाई। ओके, सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। समेशन गिवन है, आर की वैल्यू 0 से n आर प्लस 2 बाय आर प्लस 1 टाइम्स एनसीआर है। तो आर की वैल्यू 0 से n आ गया, ये आर प्लस 2 बाय आर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बाय आर प्लस 1, क्या तो बना 1 प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बन गया, और ये एनसीआर बना, ये 0 से n आया एनसीआर प्लस समेशन आर की वैल्यू 0 से n आया एनसीआर बाय आर प्लस 1। अब देखो अपने पास ना, मतलब कि दोनों के लिए एक अच्छी सी चीज अवेलेबल है, पहले वाले का तो सीधा फॉर्मूला ही अवेलेबल है। कई लोग सेकंड वाला भी फॉर्मूला की तरह याद कर लेते हैं, अदरवाइज आपने याद नहीं किया तो निकाल लेते हैं। ये तो एनसी नोट से एनसीएन तक का सम है, परम्यूटेशन में भी आपने किया है, बाइनोमियल में भी किया है, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स को 1 डाल दो, 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन लिखो और उसमें एक्स को 1 डाल दो, 2 की पावर एन आ जाएगा। ये कैसे करोगे, देखो अगर एन सी आर बाय आर प्लस 1 लिखा होता है, ये n प्लस 1 सी आर प्लस 1 बाय n प्लस 1 है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपने बाइनोमियल में पढ़ी हो। तो मैं इसे r की वैल्यू 0 से n तक लिखता, और ये n प्लस 1 सी आर प्लस 1 आया था, भाई यहाँ पे n प्लस 1 आता, ये 2 रेस टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आया। ये क्वांटिटी n प्लस 1 c1 से शुरू हो रही है, देखो r0 डालो, n प्लस 1 c2 से n प्लस 1 सी n प्लस 1 लिखा हुआ है। अच्छा भाई, अगर आपको देखना है तो के सी नॉट प्लस के सी वन प्लस के सी टू टिल के सी के का सम 2 रेस टू पावर के होता है। अरे कैसे, बड़ा सिंपल है, 1 प्लस एक्स की पावर के लिखो, ये होगा के सी नॉट प्लस के सी वन एक्स के सी टू एक्स स्क्वायर टिल के सी के एक्स की पावर के। अब इसमें क्या करो, के को 1 डाल दो, सॉरी एक्स को 1 डाल दो, तो ये आ जाएगा।
और 1 + 1 2 की पावर k आ जाएगा। यही मैंने यहाँ यूज किया है। अच्छा, मैं इसी चीज को यहाँ भी यूज करना चाहता हूँ। अब k जो है आपका वो n+1 है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है भाई, n+1 c0 नहीं अवेलेबल है ना, ये kc 0 से शुरू होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो n+1 c0 ऐड करो और n+1 c0 कर लो सब्ट्रैक्ट। ये आया 2 की पावर n+1 -1। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन में गिवन है तो उसे कर लेते हैं। n+1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n -1 बाय n+1। तो कितना हो जाएगा, n+3 बन जाएगा यहाँ पे पहले, बाय n+1। तो शुड बी डी, आंसर डी आ गया। खत्म हो गया भाई, वी आर डन। अगर आपको ये नहीं पता था, प्लीज ये पहली बात पता होना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता है तो ये याद करके रख लो भाई, अगेन ज्ञान जमा करो। ओके, दिस सेज दैट कॉन्जुगेट, दो कोड़ी का क्वेश्चन है भाई, ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होना चाहिए, मतलब sin x प्लस आयोटा cos 2x एक्चुअली इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए ना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, cos x प्लस आयोटा sin 2x। अगर z1 z2 एक दूसरे कॉन्जुगेट है तो इसका प्लस कर देने पे ये बन जाना चाहिए था ना। तो दोनों के रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो cos 2x sin 2x इक्वल होना चाहिए था, राइट। इसका मतलब है भाई tan x 1 होना चाहिए और इसका मतलब है tan 2x को 1 होना चाहिए। भाई साहब tan x 1 का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 4n+1 π/4 आती है n बिलोंग्स टू इंटीजर में। इसका मतलब क्या होगा, 2x इक्वल टू 4n+1 π/4 होगा। अरे π/4 आएगा फिर पाई ऐड हो जाएंगे क्योंकि tan पीरियोडिक होता था पीरियड पाई से। इसमें आ जाएगा 4n+1 π/8। हमें दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए या कोई एक चल जाएगी, दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए। ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, वरना tan x 1 भी होना चाहिए, tan 2x भी 1 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 4n+1 π/4 होनी चाहिए, दोनों में n इंटीजर है। क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन आ पाएगा क्या इसमें। देखो ये ना कभी भी 8 कट के, देखो 4n+1 4 का मल्टीपल कभी नहीं है, तो ये 4 कभी नहीं कटेगा, ये 8 कभी नहीं कटेगा। तो कोई भी एलिमेंट इस लिस्ट की इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर में नीचे 8 वाले ही आएंगे और ऊपर ऑड आएंगे। 4n+1 ऑड नंबर होता है और नीचे 8 के मल्टीपल आ रहे होंगे, यहाँ पे नीचे 4 आ रहा होगा या ऑड नंबर आ रहे होंगे। तो दोनों लिस्ट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, 0 से 2 पाई में 0 आ जाएगा भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा अपने पास भाई। ये कह रहा है एक वेरिएबल लाइन है 6/5 6/5 से पास करती है, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी। अच्छा भाई, तो ये ए और बी पे काटती है सच दैट अगर मैं ए यहाँ ले लेता हूँ और बी यहाँ ले लेता हूँ और पॉइंट पी कौन सा है, वो ए बी को 2:1 के रेशो, मतलब पी पॉइंट 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। लोकस निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, लोकस में हमेशा पहले एक जनरल पॉइंट लिया करो, ये x1 y1 ले लिया, राइट। ये a,0 डिफाइन कर लो और ये 0,b डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ये वेरिएबल लाइन है जो 6/5 6/5 से पास करती थी और कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे काटती थी। मतलब मेरी लाइन की इक्वेशन xy प्लस y/b इक्वल टू 1 थी, जिसे 6/5 और 6/5 सेटिस्फाई करता है। तो 6/5 a प्लस 6/5 b इक्वल टू 1 होना चाहिए था, और a और b पैरामीटर है। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो x1 y1 क्या होता, 1 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स 0/3। ये बनेगा 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स b/3। तो भाई a क्या आ गया, 3x1 आ गया, b क्या आ गया, 3y1/2 आ गया। तो इन्हें उठा के डालना है यहाँ पे। तो 1/a प्लस 1/b 5/6 था, 1 कितना, 1/3x1, 1/b कितना 2/3y1 इज इक्वल टू 5/6। ये कट के यहाँ पे 2 आ गया था, तो आपके पास क्या है, y1 प्लस 2x1, राइट। ये y1 प्लस 2x1 इंटू 2 विल बी 5x1 y1, ये आना चाहिए।
तो लोकस का लास्ट स्टेप क्या होता है, x1 की जगह x कर दो और y1 की जगह y कर दो। तो 5xy कितना बना भाई, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई। तो दिख गई ऑप्शन भाई, ऑप्शन बी है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन में रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो फाइन, अगला देखते हैं। ओके, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा होता है, याद करके रखो इसे। और मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये करके देखना, सिंपली cos बाय साइन माइनस साइन बाय cos करोगे ना, एलसीएम ले लोगे, याद आएगा। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये माइनस कॉट 60 डिग्री 63 माइनस tan 63, ये बना माइनस कॉट ऑफ 126 डिग्री, राइट। तो जो क्या है, माइनस tan ऑफ 90 प्लस 36 डिग्री, सॉरी कॉट ऑफ, माय बैड, कॉट ऑफ ये, अरे इसे ही सिर्फ 90 प्लस 36 लिखा है, विच इज माइनस tan 36 डिग्री। मैं ये लिखना चाहता था पहले, तो ये tan 36 डिग्री आ गया, ये अपने पास आंसर है। तो tan 36 अपने पास क्या होता है, sin 36 बाई cos 36। हमने cos 36 की वैल्यू याद करके रखी है, वो √5 प्लस 1/4 होता है, और sin 18 याद करके रखा है, वो √5 माइनस 1/4 होता है। तो cos 36 को लिख लो आप, 1/√5 प्लस 1/4 आता, और sin 36 का लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो दिस 4/√5 प्लस 1, cos स्क्वायर 36 की जगह लिखे 1 माइनस √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4/√5 प्लस 1 आएगा, और ये कितना बना, 16 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2√5 बना भाई, राइट। ये अपने पास में क्वांटिटी आ गई, और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, राइट। सो वी गॉट 1/√5 प्लस 1, ये कितना बना, 10 माइनस 2√5 बना, राइट। हमें √5 प्लस 1 के फॉर्मेट में अगर चाहिए, तो आई नीड टू चेक बिकॉज ऑप्शन मैच नहीं कर रही है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 को और था, तो यहाँ 2 लिखा होना चाहिए था, ये मिस ही कर दिया, ये 2 लिखा ही नहीं। फॉर्मूला तो ठीक लिखा है, ये यहाँ डाला नहीं था। ये 2 आएगा, ये 2 हर जगह 2 आता जाएगा, इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 आ जाएगा, राइट। दिस इज 2/√5 प्लस 1, फाइन। तो सोचो, मतलब कि कहीं भी एक सिंपल सी मिस्टेक हो सकती है, मतलब ये यहाँ पे सबको ठीक लिखा और यहाँ लिखते हुए ध्यान नहीं दिया, राइट। वैसे ये देख रहा था कि ये नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव का ध्यान रखना है, ओके। Locus of point which moves at the difference of the distance from the points, तो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो -5,0 और 5,0 कौन सा है, इन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का डिफरेंस किया है, पी मूविंग पॉइंट है जिसका डिफरेंस किया है, और ये मान लो फिक्स पॉइंट 1 है और फिक्स पॉइंट 2 है। इट सेज Pf1 माइनस Pf2। ध्यान देना, हाइपरबोला की डेफिनेशन ये होती है भाई, मैंने किसी पेपर में एलिप्स की डेफिनेशन भी लिखी दी है, हाइपरबोला की डेफिनेशन ये होती है, Pf1 माइनस Pf2 2a फिक्स आ रहा हो, और F1 F2 2a ही आ रहा हो, सच दैट बिकॉज हाइपरबोला तो e ग्रेटर देन 1 होता है, तो F1 F2 मतलब 2ae जो सा 2a से बड़ा होगा ना, सो 2a शुड बी मोर देन 2a, विच मीन्स F1 F2 जो सा होना चाहिए Pf1 माइनस Pf2 के मॉड से बड़ा होना चाहिए। अगर ये आ जाए ना, तो लोकस हाइपरबोला होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का गैप कितने का है भाई, इन दोनों का गैप कितने का है, 2ae कितना है, 10 है, और ये इन दोनों का जो डिस्टेंस लिखा है उसका डिफरेंस कितना लिखा है, Pf1 माइनस Pf2, और 2a कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो 2a की जगह 6 डाल दो, e कितना आ जाएगा, 5/3 आ गया भाई,
राइट। और हाइपरबोला के लिए अपने पास एक चीज होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन होता था। तो बी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर, ए कितना था 3 ना, तो 9 टाइम्स 25/9 माइनस वन, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर 16 आ गया आपके पास, राइट। और आपको लैटस रेक्टम की लेंथ 2b² बाई ए होती थी, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर किया तो 16 आया, ए किया तो 3 आया, 32/3 आ गया अपने पास। दैट शुड बी डी एंड वी आर डन। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये याद रखने के लिए है, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये ज्ञान जमा करो भाई, ये याद कर लो। अगर आपने पहले किया हो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो प्लीज इसे याद करके रखना। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल सी भी बोला हुआ है, चलो बना लेते हैं, ये सी ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ये एपी में बोला है तो ये बी है, ये ए है, ये सी है, मुझे पता नहीं ए और बी में से कौन सा बड़ा होगा, लेकिन सी पक्का सबसे बड़ा होगा। तो ए बी सी, ये साइड्स बोला हुआ है आर इन एपी, इसका मतलब 2b = a प्लस सी आता होगा ना। एंड मैं साइन रूल के कारण ये जानता हूँ कि a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी होता, ये इक्वल टू 2r हुआ करता था। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2r तो देखो हर किसी जगह पे आएगा, वो कट जाएगा, 2r साइन बी आएगा, राइट। यहाँ पे 2r क्या बनेगा अपने पास, साइन ए प्लस 2r साइन सी बन जाएगा, ये 2r इसमें कट गए, तो वी गॉट व्हाट, 2 साइन बी शुड बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी होना चाहिए था, ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये एंगल देखो, एंगल सी तो 90 क्यों बना है, तो और ये एंगल थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अब ये कहा हुआ है 2 टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा है और ये 1 है, ये साइन 90 डिग्री 1 होता। अब अपने पास क्या आ गया, वी गॉट 2 टाइम्स कॉस थीटा, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, अब इसे कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा लिखना है, तो इसे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लेता हूं, और इस क्वांटिटी को 1 प्लस साइन थीटा को ये लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया। वैसे बेटर कर सकता हूं, तो अभी इससे अच्छा कर रहे होंगे, ये कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 बच गया, राइट। तो वी गॉट, यहां पे इसे डिवाइड करो, तो अपने पास आया cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी जो लिखी है ना, वो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 का आंसर लिखा है, ये 2, राइट। तो अगर आप ये नहीं लेते, लेट मी जस्ट चेंज दीज एंगल्स, अगर मैं यहाँ पे थीटा लेने की जगह ये वाला एंगल ले लेता तो मेरे पास सीधा निकल पाती चीजें। देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ, तो दिस इज नॉट रॉन्ग, बस वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं ना 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो ये गलत नहीं है इसमें कुछ भी, लेट्स जस्ट मेक दिस बेटर। तो इसे बेटर कैसे बनाएंगे, देखो, अरे आप किसी को भी थीटा ले सकते थे ना, तो इसकी जगह इसे थीटा ले लो, देखो उल्टा ही होना था बस। आप यहाँ पे अगर साइन ए वाला, यहाँ पे इसे थीटा ले लेते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। देखो इसका फायदा देखना अभी, ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, अरे मैं सिर्फ नाम चेंज किए यहाँ पे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री 1 आया, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया मेरे पास सीधा, विल बी 2। ये कितना होता है, ये वाली क्वांटिटी 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये cot थीटा बाय 2 होता है भाई। तो अपने पास cot थीटा बाय 2 का आंसर 2 आ जाएगा।
या tan थीटा बाई 2 का आंसर अपने पास हाफ आ जाएगा, राइट, शुड मेक सेंस, राइट। तो अपना tan थीटा बाई 2 का आंसर देखो सीधा हाफ आ गया। वो भी सेम ही चल रहा था, लेकिन वो tan ऑफ पाई बाय 4 वाली गंदगी आ रही थी, तो मैं इसलिए उसे अवॉइड करना चाहता था। लेकिन आपको निकालना कि आपको 5 टाइम्स साइन ए, तो ये cos थीटा है, प्लस साइन थीटा, ये निकालना है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बाई 2 से cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो था हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड आ गया, ये 1 माइनस 1 बाय 4 है और ये 1 प्लस 1 बाय 4 है, राइट। ये 3 बाय 4 बना, ये 3 4 यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वांटिटी 3 बाय 4 है, ये 5 बाय 4 है, तो ये 3 बाय 5 बन गया ना। तो cos थीटा 3 बाय 5 है, तो sin थीटा कितना होगा, 4 बाय 5 होगा। इनका सम किया 7 आ गया, खत्म, राइट। तो इसलिए मैंने ये एंगल चेंज किया था, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी पीसफुल रहती, नहीं तो मैं ट्रिगो के अंदर में वो इन्वॉल्व ही रहता कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम तक, राइट। तो इसलिए कई बार आप क्वेश्चन करते हो, आप रियलाइज करते हो कि इससे गंदा हो रहा है, तो उसमें आगे प्रोसीड करने से अच्छा है कि पीछे जाओ और कुछ अच्छा सोच लो नया, राइट। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है भाई करने के लिए, तो आंसर विल बी 7। अब ये कहा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे अपने पास F0 0 है, F3 3 है, F डैश 3 ये है। तो ये काम करते हैं, या तो अब सीधा इसे बाई पार्ट्स लगा लो, या मैं 3x को t ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to 3 आ जाएगा। x की जगह क्या लिखेंगे, t बाई 3, F डबल डैश 3x की जगह t, 3 dx क्या होगा, विल बी dt, राइट। तो dx की जगह क्या आएगा, dt बाई 3, तो ये 1/9 आ गया। अब सिर्फ इसकी शक्ल थोड़ी सी बेटर लग रही है और कुछ नहीं हुआ। तो 1/9 बाय पार्ट्स लगाओ भाई, इसे सच दैट फर्स्ट पार्ट मानेंगे और इसे सेकंड पार्ट मानेंगे। तो t को फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एफ डैश टी माइनस इसका इंटीग्रल एफ डैश टी, टी का डिफरेंशियल डी टी। अच्छा भाई फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये टी एफ डैश टी आया, ये माइनस एफ टी आ गया। अब लिमिट डालेंगे, जीरो से कहाँ डालनी है लिमिट, जीरो से 1 नहीं, जीरो से 3, तो 1/9 ऑफ 3 एफ डैश 3 माइनस जीरो पे तो जीरो होगा, ये माइनस F3 माइनस F0, ये चाहिए हमें। देखो सारी वैल्यूज गिवन है, ये 3 इंटू 4 आया, माइनस F3 कितना था 3 माइनस 0, ये क्वांटिटी कितनी आ गई 12 माइनस 3, 9/9 1 आ गया भाई। तो शुड बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने 3x को t ले लिया तो आपके पास में बाय पार्ट्स बड़ा पीसफुली हो रहा है। आप सीधा भी कर सकते हो, बस इंटीग्रेशन में f डबल डैश 3x का इंटीग्रेशन का ध्यान रखना, 3 नीचे आएंगे फिर, राइट। कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये मॉडिफाई फॉर्मेट होगा ना, एफ डबल डैश 3x का इंटीग्रेशन करना है तो 1/3 एफ डैश 3x लिखना फिर, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। भाई ग्राफ बना लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हाफ में तो साइन इनवर्स x की औकात होती नहीं कि वो कॉस इनवर्स x से बड़े हो जाएं, क्योंकि राइट हाफ में तो साइन इनवर्स x फिर भी 0 से पाई बाय 2 जा रहा होता है पॉजिटिव में, और लेफ्ट हाफ में तो साइन इनवर्स नेगेटिव जा रहा होता है भाई। तो इक्वल तो भूल जाओ या ग्रेटर तो भूल जाओ, ये -1 ये 1। और कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ यहाँ पे ऐसे पाई बाय 2 जा रहा होता है, मतलब ये ग्राफ ऐसे निकलेगा ऊपर, यहाँ पे -1 पे ऐसे पाई जा रहा होता है, ये ऐसे निकल के आएगा यहाँ पे, ये इसे काट के ऐसे जाता हुआ। तो लेफ्ट हाफ में तो कॉस इनवर्स ही बड़ा होगा, राइट हाफ में भी कॉस इनवर्स कुछ जगह तक तो बड़ा है। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आपको कहा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बड़ा हो, तो यहाँ कहीं इक्वल दिख रहे हैं। कहाँ इक्वल होते हैं भाई, 1/√2 पे, क्योंकि दोनों का आंसर उसमें π/4 आता है। ये आपने याद करके रखा हो। आपको कहा है साइन इनवर्स बड़ा होना चाहिए, तो कब बड़ा हुआ भाई, साइन इनवर्स कब बड़ा हुआ, जब x 1/√2 से शुरू होगा और 1 तक। मिनिमम वैल्यू ऑफ x चाहिए, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x मिनिमम उस समय उसे लैम्डा बोला गया है, तो 1/√2 आ जाएगा। एंड क्वेश्चन सेज फाइंड 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा कितना होगा, 2/√2, √2 आ गया। इसने इसकी वैल्यू भी दे दी, 1.41 ही रिपोर्ट कर दो, खत्म।
राइट। तो ए एक यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर और इस वेक्टर के साथ कोप्लानर है और इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो अगर मान लो ये आपके पास में एक वेक्टर x लिखा हुआ है, ये y लिखा है और ये z लिखा है, तो a वेक्टर कैसा है, z वेक्टर को क्या कर रहा है वो, इट्स यूजिंग z वेक्टर एज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू इट, और वो x और y के प्लेन में है, इसे तो वेक्टर डबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए जेड क्रॉस विद एक्स क्रॉस वाई है, जो एक जगह पे गलत है। क्या गलती है इसके अंदर में कि भैया ए का मैग्नीट्यूड वन आना चाहिए। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ ए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना। आपको कहा हुआ यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले z क्रॉस x क्रॉस y लिखते हैं। वो कितना होता है, आइसोलेटेड वेक्टर पहले दूर जाता है डॉट लेने, यहाँ x बच जाता है माइनस, फिर आइसोलेटेड वेक्टर x के साथ डॉट लेता है जो पास वाला है और फिर y आया था। तो एक बात देखो, z का y के साथ डॉट, z का y के साथ डॉट क्या लिखा है भाई हमने, यहाँ पे 2 लिखा, +2 लिखा, +1, 5 आ गया ये, तो ये 5 है। और x वेक्टर क्या है भाई, 1 -1 2, i क्या माइनस j क्या +2 k क्या माइनस, z और x का डॉट लेना है, z डॉट x, ये 1 लिखा है, +2 लिखा है, ये भी +2 लिखा है, ये भी 5 ही है भाई। और y कितना था, 2 -1 1, तो कितना बन गया इनका डिफरेंस, ये बना अपने पास में 5 टाइम्स ऑफ -1, 0 बना, और यहाँ पे 1 बना। ये z क्रॉस x क्रॉस y का मतलब है 5 i कैप लिखना, -5 i कैप लिखना, +0 j कैप +5 k कैप लिखना। तो a वेक्टर क्या आएगा, -5 i कैप +5 k कैप बाय 5√2, इसका मैग्नीट्यूड। तो -i कैप k कैप बाय √2 होगा। अच्छा वो प्लस माइनस में हो सकता है, वो नहीं पता है। अभी कह रहा है ए की प्रोजेक्शन, ए का डॉट विद i -j+2k के यूनिट वेक्टर के साथ में, वो उसकी प्रोजेक्शन होती है। तो -i कैप k कैप बाय √2, और यहाँ i -j+2k बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखा √6। भाई प्रोजेक्शन लेने का मतलब होता है, अगर आपको ए वेक्टर, किसी वेक्टर m की प्रोजेक्शन लेनी है, प्रोजेक्शन ऑफ m इन n लेनी हो, तो आता है m का डॉट विद n कैप, ये प्रोजेक्शन होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 आया, यहाँ पे 2 आया, बाय √12 आ गया, तो 1/√12 है भाई अपनी प्रोजेक्शन। उसने बोला तो लैम्डा होनी चाहिए। अच्छा लैम्डा आ गया, तो 1/λ² चाहिए, 1/λ² कितना आएगा, 12 आ जाएगा भाई। तो ये अच्छा आंसर आ गया 12, खत्म। तो क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर कोप्लानर गिवन है तो ये वेक्टर इन ब्रैकेट बन जाते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला बाहर आ जाता है और वो वीटीपी होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो देख लेते हैं जल्दी से। एक टेंजेंट और नॉर्मल डाले गए हैं पैराबोला पे, y² = 8x है। ये अपना y एक्सिस है, और किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला है, तो ये रहा टेंजेंट, लेट्स अज्यूम ये अपना कोई टेंजेंट है, ये t है, जेंट, और ये इस पॉइंट पे नॉर्मल डाला गया है। अगर मान लो, अगर आपने ये कभी किया हो ना, अगर ये AT² 2AT हो, तो मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये y² = 4x पैराबोला है, तो नॉर्मल अगर मान लो x एक्सिस को n पे कट करता है, टेंजेंट t पे कट करता है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है ty = x + AT²। नॉर्मल की इक्वेशन होती है, पहले भी मैंने लिखी है, ये y + tx = 2AT + AT³, राइट। ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो नॉर्मल x एक्सिस पे कहाँ काटता है, 2a + AT² 0 पे, और टेंजेंट -AT² 0 पे। पता है इनका मिड पॉइंट क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, फोकस होता है इनका मिड पॉइंट, a,0, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है
उसमें पॉइंट बदलने पड़ेंगे। इस पॉइंट को पी ही रखा है इसने, ठीक है, अपना पी ही है, वो 8,8 बोल दिया है। चलो, तो इसने टेंजेंट नॉर्मल जो से टेंजेंट ए पे काटती है, तो टी की जगह उस क्वेश्चन ने ए बोला आपको, ठीक है, और आपको यह नॉर्मल वाले पॉइंट के लिए बी बोला गया। द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक बात सोचो, ये एंगल 90 डिग्री है। सर्कल जो पी ए बी से पास करता हुआ, पी ए बी से पास करता हुआ, तो मैं आपके लिए दोबारा बना लेता हूं यहाँ पे, ये पैराबोला था, इसके लिए टेंजेंट्स बना लेते हैं। तो ये एक टेंजेंट थी आपकी, और ये नॉर्मल था। तो ये अगर वो कह रहा है बी है, ये ए है, और ये पी, इन तीन पॉइंट से पास करता हो सर्कल, कैसा होगा भाई, डायमेट्रिक फॉर्म होगी ना, ए बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 90 बन रहा है भाई, तो इनका मिड पॉइंट ही सेंटर होगा, और हमने कहा है कि टी और एन का मिड पॉइंट फोकस होता है, राइट। अब ये क्या कह रहा है, आपको एंगल पी सी बी चाहिए, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा चाहिए, पीसीबी का ही साइन निकालना और कॉट निकालना है और उनका सम करना है, बस इतना क्वेश्चन है। तो फोकस क्या है भाई, ये सी फोकस होना चाहिए, फोकस क्या है, 2,0 है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, फोकस 2,0, ये 8,8 है। तो ये स्लोप निकाल सकते हैं, tan थीटा कितना होगा भाई, 8-0/8-2, तो ये 4/3 है, तो cot थीटा कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ साइन निकालना है, साइन कॉम्पोनेंट निकालना है, तो साइन कॉम्पोनेंट कितना आएगा इसका, 4/5 आ जाएगा ना। अरे मुझे साइन थीटा चाहिए, tan थीटा 4/3, tan थीटा साइन थीटा कितना होगा, 4/5, इनका सम कितना आएगा, 4/5 प्लस 3/4, ये 16 प्लस 15/20 आ जाएगा, विच इज 31/20 आया, 1.55 आ गया, राइट, ये रहा, राइट, विच एंड्स द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। अब एक काम करते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे एग्जाम में जो हम लोग डेफिनेटली कर सकते थे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, ये अपने आप में इजी क्वेश्चन में ही है भाई, ये मस्ट डू क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आपको ज्ञान जमा करो वाली चीज पहले से पता होती तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर जाते, बस इतना एडवांटेज होता। तो यहां लिख लेता हूं, ये मस्ट डू में है भाई, दिस विल बी मस्ट डू, ये हो जाना चाहिए था, राइट। सेकंड क्वेश्चन भी मस्ट डू में है। इस क्वेश्चन में पीएनसी में कोई जान नहीं है, इस क्वेश्चन के पीएनसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आसान सा है इस क्वेश्चन का, तो ये भी मस्ट डू में है, कुछ है ही नहीं, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज किया है। फोर्थ, ये इंटरेस्टिंग है, ये ट्रिकी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी हुई है, तो अगर आपने एग्जाम में ये नहीं किया था तो भी चलता, लेकिन आई वुड अज्यूम कि भैया इसके बाद ये हो जाए, अगले किसी पेपर में आए, जो आप, अगर आपने ये वीडियो देखी और अगले पेपर में आए तो ये हो जाए, ये कैन बी डन में है भाई। अगर आपने ये चीज पहले कभी सोची नहीं है तो एक चीज है, देखो ट्राइंगल अगर सर्कमफ्रेंस पे बनते हैं तो एंगल 90 बनता है, बाहर वाले एक्यूट में होते हैं और यहाँ वाले ऑब्ट्यूज एंगल में डील करते हैं। ये कैन बी डन है भाई, सॉरी ये तो मस्ट डू में, कैन बी डन क्यों लिखेंगे इसे, ये तो मस्ट डू में, फाइन। ये वाला शायद ट्रिकी हो सकता था, मतलब ये कैन बी डन या मस्ट डू में कुछ हो सकता है। अगर आपको ये ट्रिकी लगा तो शायद ठीक है, अभी तक एक क्वेश्चन ही ऐसा है जिसके अंदर, मतलब अभी तक इससे पहले एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर में आपको थोड़ा सोचना पड़ता, फोर्थ, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मजलूम है भाई, ये हो जाना चाहिए था, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, वो लोग x को 1/t कर देते हैं और बाद में यहां से टी स्क्वायर जब नीचे आता है तो मॉड टी की जगह टी लिख देते हैं, वो माइनस टी लिखना पड़ेगा अगर उन्होंने x इक्वल टू 1/t लिया तो। ये कैन बी डन है भाई, मतलब अगर आप फंस गए तो अलग बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, राइट। ये मजलूम है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब ये तो आपको पता होगा ना कि भाई इक्वल एंगल का मतलब स्लोप 1 होता है या स्लोप -1 होता है, ये मजलूम है। और अगर आपने ये नहीं किया है तो ये याद करके रख लो भाई, ये ज्ञान जमा करो मैं, राइट। तो ये कैन बी डन है, थोड़ा सा लंबा सा है लेकिन कैन बी डन।
ये अगर नहीं पता है तो थोड़ा पेनफुल हो जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कैन बी डन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये मस्ट डू में अगर आपने मतलब कि ये बेस थ्योरम वगैरह नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये सबने पढ़ा हो, लोग अपने 12th के बोर्ड के टाइम पे भी ये चीजें कर रहे होते हैं। राइट, मस्ट डू, मस्ट डू। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहीं यूज नहीं हुआ, बाद में जाके तो ट्रिगो इक्वेशंस आ गया था। दिस आई राइट दिस मस्ट डू, बट मैं इसे कैन बी डन लिख रहा हूँ कि बीच में अगर कोई फंस गया या कुछ भी ऐसा हुआ, या ये मस्ट डू में मतलब अगर जिनमें ये लिख रहा होता ना कि अगर 3-4 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो उनमें से कोई क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए आपसे। ये कैन बी डन में है भाई, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो सीधा यूज कर लिया। राइट, ये टू नहीं भूलना है बस। राइट, देखो मैं पहले टू मिस कर दिया था यहाँ पे। ये कैन बी डन में अगर आपको ये नहीं पता है फिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है भाई, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो। ये कैन बी डन में है, ठीक क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये हो जाएगा मस्ट डू है, मतलब आप नॉर्मली भी कर सकते थे बाय पार्ट्स लेके, या मैं सिर्फ यहाँ पे इसको फ्री किया था। ये मस्ट डू में इसको कुछ है ही नहीं भाई। ये कैन बी डन में है, सिर्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो अगर आपसे गलती हो गई तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो भी सकता है। हाँ भाई, अगर ये नहीं पता है तो अब पेन आएगा, अदरवाइज ये पता था ना फिर तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये ना याद करके रख लो, ये कई बार यूज होता है कि टेंजेंट और नॉर्मल जहां पे एक्स एक्सिस को इसकी एक्सिस को काटती है, और ये एंगल बिकॉज टेंजेंट नॉर्मल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो बिकॉज ये एंगल 90 है, अगर सर्कल बनाओगे तो टी और एन को डायमेट्रिकली अपोजिट एंड लेके सर्कल बनाओगे तो पी से पास करेगा, या पी एंड टी का सरकम सर्कल यही होगा जिसका सेंटर फोकस होगा, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मिड पॉइंट ही सेंटर होता था और इसका मिड पॉइंट फोकस आ रहा है। राइट, ओके गाइस, तो मैंने यही एक एनालिसिस शीट भी आपके सामने प्रेजेंट की हुई है जो मैंने पीछे डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हो कि भैया किस टॉपिक का क्या क्वेश्चन आया था और मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैसा था। अच्छा, इजी का मतलब ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मस्ट डू होना चाहिए, इजी का मतलब ये है कि विद द नॉलेज विच वी इम्पार्ट इन 2 years ऑफ एजुकेशन, मतलब जो 2 साल में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उसके बाद हम लोग मानते हैं कि क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप उनको ये पता होना चाहिए। राइट, और ये मैं सेम बात आपको बोलता आ रहा हूँ, प्लीज कि पेपर में प्लीज मत उठा करो, मतलब अगर आप उठते हो तो आप अपना टाइम 2-4 मिनट का वेस्ट नहीं करते, आप उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, आप रियलाइज ही नहीं करते आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपके पास में एक परफेक्ट साउंड स्लीप होनी चाहिए 6 to 7 hours की। जब भी आप पेपर करने वाले हो ना उससे पहले आप ढंग से सोए हुए हो, मतलब अगर आप ये कर सकते हो, हर रोज अभ्यास का पेपर रात को आता है, तो आप अगले दिन मॉर्निंग में उठते ही पहला काम ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसके बाद में बाकी अपना स्टडीज करो। तो आप रात को ढंग से सो गए, उसके बाद में सुबह उठते ही पेपर अटेम्प्ट किया फ्रेश माइंड के साथ में, और फिर उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेके आपने अपनी एनालिसिस शीट बनाई, आपने चेक किया कि भैया कौन से क्वेश्चंस के आंसर गलत आए थे आपके पास में, अभ्यास के अंदर में आपके मार्क्स क्या आए थे वहां पे, और उनके लिए जो भी आपने क्वेश्चन देखे उनमें कोई आपकी मिस्टेक है या कुछ है, उसके लिए ये वीडियो रेफर कर सकते हो। राइट, तो आप वो मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, और जो आपकी मिस्टेक जिस टॉपिक में हो रही है या आपका टॉपिक वीक रह गया उसे रिवाइज करो। राइट, okay, thank you guys. If you like this video, please like, share and subscribe, and we'll continue next time. Thank you guys. We'll be ending for now.